हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। वेलकम टू स्टडी ग्लोस। आज का टॉपिक हमारा है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का एक करंट अफेयर। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक पैनल बनाने को कहा है कि जितने भी आपके हिल टाउन्स हैं, हिली एरियाज हैं, अब हिली एरियाज पे भी आपके टाउन्स रहते हैं, उनकी कैरिंग कैपेसिटी को देखा जाए। अब कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है, ये डिसीजन क्यों लिया गया, ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं कहीं पे भी सोशल मीडिया पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। So now this is the news. Supreme Court to form a panel to evaluate hill towns carrying capacity. Okay. सिलेबस में देखिए इन्वायरमेंट वाले पार्ट में ये कवर होता है और जुडिशरी किस तरह से फंक्शन करती है, आपको केस स्टडीज में ये भी समझ में आएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है एंड दिस इज सो इम्पॉर्टेंट। और मेंस में कैरिंग कैपेसिटी क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, इकोलॉजिकल थ्रेट्स हिमालयन रीजन को क्या है, क्योंकि रिसेंटली अगर आप हिमाचल प्रदेश की बात करें, आपने देखा कि कितनी तबाही वहाँ मची। हर साल हम देखते हैं उत्तराखंड में भी इस तरह के फ्लैश फ्लड्स ये सब होता रहता है या क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं। तो अब हिली एरियाज़ के जो टाउन्स हैं, क्योंकि टूरिज्म भी एक फैक्टर है, क्या वहाँ पे डेवलपमेंट कैरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा हो रही है, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए यूपीएससी आंसर राइटिंग कोर्स स्टडी ग्लोज ने लॉन्च किया है और फ्लैट 50% प्लस 30% एक्स्ट्रा ऑफ आपको मिलेगा अगर आप कूपन कोड विजय यूज करेंगे। लाइव आंसर राइटिंग सेशंस यहाँ पे आपको मिलेंगे और 6 मंथ्स का वैलिडिटी है आपके पास अगर आप इस कोर्स को देख के प्रैक्टिस करना चाहते हैं। मैं खुद यहाँ पे आपको इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी और साइंस एंड टेक का जो है आंसर राइटिंग वो करवाऊंगी। स्टार्ट हम इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से करेंगे एंड 1 सितंबर से आपकी क्लासेस शुरू हो रही हैं और एक एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे लाइव प्रैक्टिस कराया जाएगा, आंसर्स इवैल्यूएट कराए जाएंगे एंड द कॉस्ट ऑफ द कोर्स इज ऑल्सो वेरी लेस। मार्केट से आप कह लीजिए पीनट्स में ये कोर्स आपको मिल रहा है, सो डू अवेल। तो टॉपिक पे आते हैं ना, कॉन्टेक्स्ट क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने मंडे को, अब विच मंडे लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट, ये पीपीटी मैंने थोड़े पहले बनाई थी, बट लेट्स सी कि न्यूज़ क्या है। ठीक है, अब पैनल जो बनाया है टू फॉर्म अ पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन एनवायरमेंट के लिए, हाइड्रोलॉजी के लिए जहाँ पे आप डैम्स वगैरह डिसाइड करते हैं जिस प्रोजेक्ट्स के अंदर, इकोलॉजी क्लाइमेट स्टडीज के लिए, कि ये बनाना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारे जो हिल स्टेशन हैं वो ओवर क्राउडेड होते जा रहे हैं, बहुत लोग वहाँ पे जाके रह रहे हैं, डेवलपमेंट वर्क्स बहुत से हो रहे हैं। अब कैरिंग कैपेसिटी किस तरह के हिल टाउन्स की बात हो रही है, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल हो गया या बाकी के हिमालयन स्टेट्स जो हो गए, क्योंकि लेटेस्ट बहुत सारे डिजास्टर्स यहाँ पे हुए हैं, लैंडस्लाइड्स आ रही हैं, फ्लड्स आ रहे हैं, अर्थक्वेक्स, खैर उसके रीजंस अलग भी हैं बट येस अर्थक्वेक्स ऑल्सो। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो हमारे चीफ जस्टिस कौन है फिलहाल, डीवाई चंद्रचूड़ जी, उन्होंने ये इशू जो है ये नोटिस किया और एक नोटिस इशू करवाया और एक पीआईएल लगाई गई थी 17 फेब को अशोक कुमार राघव जी के द्वारा, और उन्होंने कहा था दैट इट इंटेंडेड टू आस्क 3 एक्सपर्ट इंस्टीट्यूशन टू नॉमिनेट एन एक्सपर्ट फॉर ईच पर्पस। तो ये जो जितने भी पर्पस मैंने आपको कहा, हाइड्रोलॉजी, इकोलॉजी, इसके लिए एक एक्सपर्ट होना चाहिए और सेंटर को भी एक कॉम्प्रिहेंसिव रिप्लाई यहाँ पे देना पड़ेगा। मनाली और मकलोडगंज में भी आपने देखा काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे भी इससे रिलेटेड बात हुई है कि कैरिंग कैपेसिटी के बाहर डेवलपमेंट हो रही है। अब लैंड के रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर बात करें, अपने एफिडेविट में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने सबमिट किया कि लैंड जो है ना, ज़मीन, वो एक स्टेट सब्जेक्ट है अगर हम 7th शेड्यूल के हिसाब से चलें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और यहाँ का जो सस्टेनेबल मैनेजमेंट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है कि आप इस तरीके से डेवलपमेंट कर रहे हैं कि आज के जो लोग हम इस धरती पे हैं, जनरेशन, हमारे लिए भी हम रिसोर्सेज अच्छे से यूज़ करें और अपने फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी छोड़ के जाएं। ऐसा नहीं हो कि आज ही सब तबाही कर दी, आने वाले जनरेशन्स के लिए कुछ बचे ही ना। तो दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो अगर लैंड आपका स्टेट सब्जेक्ट है तो उसका सस्टेनेबल मैनेजमेंट, जिसमें प्रिजर्वेशन आएगा कि आप लैंड का ध्यान रखेंगे, लैंड खराब नहीं हो रहा है, बैरन नहीं हो रहा है, उसको प्रोटेक्ट करेंगे, रेगुलेट करेंगे, कोई डेवलपमेंट एक्टिविटी जो इन्वायरमेंट या किसी भी पर्पज से हैम्पर कर रही है उसको प्रोहिबिट करेंगे। ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी या तो स्टेट की या तो यूनियन टेरिटरी की है जहाँ का वो लैंड है।
ठीक है, क्योंकि आपने देखा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट हैं, यू हैव अ स्टेट लिस्ट, यू हैव अ सेंटर लिस्ट, यू हैव अ कंकरेंट लिस्ट। जो चीज़ें जो सब्जेक्ट स्टेट में आते हैं वो स्टेट उन पर डिसीजन लेती है, जो सेंटर पे आते हैं वो सेंटर डिसीजन लेती है, जो कंकरेंट होते हैं वो दोनों डिसीजन ले सकते हैं। बट लैंड अगर 7th शेड्यूल को देखें, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट का ये बयान है, तो बोला कि ये तो स्टेट को देखना चाहिए, आप सेंटर को ब्लेम नहीं कर सकते, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट की, तो उन्होंने अपना पल्ला झाड़ दिया। Now, state is duty bound to abide by the principle sustainable development. अब sustainable development ये आर्टिकल 21 में आपको देखने को मिलेगा कॉन्स्टिट्यूशन के, कि हमको कुछ भी करना है तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होनी चाहिए। कोई भी डेवलपमेंट वेंचर आपको शुरू करना है, आप इंडस्ट्री खोल रहे हैं, आप होटल खोल रहे हैं, आप घर बना रहे हैं, तो इन्वायरमेंट को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो पिटिशनर है राघव, वो टॉप कोर्ट से ये डायरेक्शन चाहते थे कि भाई ठीक है, हर जगह डेवलपमेंट हो रही है, दैट इज गुड, बट कितना कैरिंग कैपेसिटी है इन एरियाज का, बिकॉज दीज एरियाज इकोलॉजिकली बहुत ही सेंसिटिव और फ्रेजाइल, नाजुक एरियाज हैं ये हिल स्टेशन जो हाई ऑल्टीट्यूड पे हैं, और टूरिज्म डेस्टिनेशन भी है, तो फुटफॉल भी लोगों का बहुत रहता है। तो एटलीस्ट कोर्ट यहाँ पे बताए कि कितना टूरिज्म अलाउड होना चाहिए, कितनी डेवलपमेंट यहाँ पे होनी चाहिए, कितनी डैम्स बननी चाहिए, कितने होटल्स बनने चाहिए, कितनी इंडस्ट्रीज बननी चाहिए। सो दे वांटेड कि कोर्ट इस पे डायरेक्शन दे, तो इसे टॉप कोर्ट को उन्होंने बोला। अब यहाँ पे देखिए, ये तो पूरा मसला है। आप देख, एक चीज मैं आपको बताऊंगी, जब आप क्वेश्चन देखते हो ना मेंस का, आपको देखने लगे ये तो हमको आता है, लेकिन जब लिखने बैठोगे ना तो आपको एटलीस्ट 5-6 पॉइंट में उसको डिवाइड करना आना चाहिए। तो जिस तरह से मैं टॉपिक कवर करती हूँ, ये वाले आप सोच रहे हैं कि मैम तो अभी तक न्यूज़ ही बता रही है क्या हुआ है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स यूज हुए हैं कि किस चीज़ के लिए डायरेक्शन चाहिए, कि कैरिंग कैपेसिटी पता चले उन एरियाज की। फिर अच्छा टर्म क्या यूज हुआ है, जो इकोलॉजिकली फ्रेजाइल एरियाज हैं। तो देखो, आप नॉर्मल लिख दोगे कि वहाँ के इकोसिस्टम को ध्यान रखने के लिए, और एक बच्चा लिखेगा कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ऑल इकोलॉजिकली फ्रेजाइल एरियाज। वर्डिंग कितनी अच्छी है, हिल स्टेशंस, है ना। तो ये पॉइंट्स आप, ये वर्ड्स आप लिखें। तो टॉप कोर्ट को ये डायरेक्शन मांगने के लिए यहाँ पे कहा गया। तो और ये भी डिमांड किया जिन्होंने PIL लगाया है, जो पिटिशन लगाया है, कि मल्टी टीयर स्ट्रक्चर होना चाहिए, जो फ्रेमवर्क यहाँ पे बनेगा, कोई फॉर्मर जज उसको हेड करे, सुप्रीम कोर्ट उसको मॉनिटर करे, जो भी एक्टिविटीज हिमालयन रीजन में हो रही हैं। क्योंकि जोशीमठ में आपने ऑलरेडी देखा लैंड सब्सिडेंस हुआ, वहाँ पे काफ़ी लोगों को अपना घर छोड़ के जाना पड़ा। देखो, जो लोग हम जोशीमठ से नहीं हैं, हम उन लोगों के दुख दर्द से भी रिलेट नहीं कर पाएंगे, जिन्होंने अपना पूरा लाइफ, अपना घर वहाँ पे बनाया, अपनी पूरा जो उनके पास संपत्ति थी वहाँ लगा दी, और फिर उनको वो जगह छोड़ के जाना पड़ा, राइट। इसी तरह से और भी बहुत सारे एरियाज है, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब, ये इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। अगर आप देखेंगे तो बहुत जोशीमठ जैसे ब्रिंक ऑफ सब्सिडेंस पे है, तो बाकी ये जगहें भी हैं जिन पे आगे आने वाले समय में कोई डिजास्टर आ सकता है और हमको उसको रोकना है। तो बार बार हम कैरिंग कैपेसिटी बोल रहे हैं, तो कैरिंग कैपेसिटी क्या है, मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज एक इकोसिस्टम का जो एक एरिया सपोर्ट कर सकता है, कि एक इकोसिस्टम है वो इतने ही लोगों को सपोर्ट कर सकता है, वो उसकी कैरिंग कैपेसिटी है। दैट मीन्स सिर्फ लोग नहीं, उसमें आपके सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आएंगे, आपके प्लांट्स आएंगे, आपके एनिमल्स आएंगे, कि कितना वो सपोर्ट कर पा रहा है। इसी तरह से अर्थ की भी कैरिंग कैपेसिटी है। तो अदरवाइज क्या होगा कि एक स्पीशीज दूसरे स्पीशीज को इफेक्ट करेगी, अगर कैरिंग कैपेसिटी में कुछ चेंज आएगा, लॉन्ग टर्म डैमेज होगी, डिजीजेस होंगे, कंपटीशन इंक्रीज होगा। इकोलॉजी में आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं ना, प्रिडेशन पढ़ते हैं, आप होम्योस्टेसिस पढ़ते हैं। तो ये जो बैलेंस बना हुआ है ना, अगर ये बिगड़ेगा तो बहुत दिक्कतें होंगी, बीमारियां फैलेंगी, कंपटीशन होगा, प्रेडेटर प्रे इंटरेक्शन अगर खराब होगा तो हर चीज़ इफेक्ट करेगी, ह्यूमंस को भी, एनिमल्स को भी, अर्थ की कैरिंग कैपेसिटी को भी, एवरीथिंग विल बी इफेक्टेड। सो इकोलॉजिकल थ्रेट क्या है हिमालयन रीजन्स की, कि वहाँ की इकोलॉजी अंडर स्ट्रेस है, क्योंकि इस तरह से आप ग्रो कर रहे हैं, आप डेवलपमेंट पे का ध्यान, डेवलपमेंट तो कर रहे हैं लेकिन इन्वायरमेंट का ध्यान नहीं दे रहे, डिफॉरेस्ट्रेशन हो रही है, सॉइल इरोजन है, तो कितने सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हैं ना। और उसके बाद आप बोलेंगे क्लाइमेट चेंज हो रही है, तो ग्लेशियर्स अगर आप देखेंगे मेल्ट हो रहे हैं, और फ्लैश फ्लड्स आ रहे हैं, ट्रेडिशनल वाटर स्प्रिंग सूख चुकी हैं, हैबिटेट लॉस हो रहा है, जितने प्लांट्स एनिमल्स वहाँ पे हैं,
शहरों में लोग इस तरीके से आ रहे हैं, अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन हो रही है, अब प्रॉपर ड्रेनेज नहीं रख रहे, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं, तो ये सब इश्यूज हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स भी बहुत बड़ा इशू है कि आप इतने डैम्स फ्रेजाइल एरिया में बनाएंगे, वहाँ पे फिर अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, बहुत सारी और दिक्कतें हो रही हैं, फिश इकोलॉजी खराब हो रही है आपकी, विलेजर्स डिस्प्लेस हो रहे हैं। तो अब इम्पॉर्टेंट ये है कि प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस कर ली कि आप सजेशंस क्या देंगे कि प्लान टाउन जो है उसकी ग्रोथ को प्लान किया जाए, अनप्लान्ड न्यू सेटलमेंट्स ना हो, उनको डिस्करेज किया जाए, टूरिज्म पे ध्यान दिया जाए कि कितना फुटफॉल होना चाहिए, एटलीस्ट वहाँ पे जितने भी टूरिज्म को लेकर रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जोशी मठ में वो सब वायलेट किए गए। तो आपने देखा जोशी मठ में क्या हुआ, जो हमारी पिलग्रिमेज, क्योंकि हिमालयन एरियाज में आप देखेंगे हमारे बहुत सारे देवी स्थल भी हैं, हमारे 4 धाम, नॉट ऑल द धाम्स बट फ्यू धाम्स वहाँ पे आपके हैं, तो लोग अपनी यात्रा के लिए यहाँ पे जाते हैं। तो वहाँ पे आपने देखा केदारनाथ में एक समय पे क्या हुआ था, कितना बारिश और फ्लड्स वहाँ पे आए थे, कितने लोगों की जान गई थी। तो उस तरह का इंसिडेंट कोई वापस नहीं होना चाहिए। फिर हम ग्रीन रोड कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, उनकी प्रॉपर गाइडलाइंस रहेंगी कि जो कंस्ट्रक्शन साइट पे कूड़ा कचरा है, डेबरी है, उसको आप कहाँ फेंकेंगे, कोई नेचुरल ड्रेनेज ब्लॉक नहीं होना चाहिए, पानी को बहने के लिए जगह मिलनी चाहिए, राइट। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स पे ध्यान दिया जाएगा कि हम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स क्यों बना रहे हैं, ताकि लोगों का भला हो, प्रॉस्पेरिटी कम्युनिटीज को है, लेकिन अगर उनको नुकसान हो रहा है तब उसका कोई फायदा नहीं है। तो प्रॉपर रिस्क एनालिसिस, रिस्क बेनिफिट एनालिसिस उसका किया जाना चाहिए। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम, ये एक मिशन है, 8 नेशनल मिशन हैं इंडिया के, फर्स्ट एवर नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज पे, उनमें से एक ये है। सो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, जो टूरिस्ट इन्फ्लोज को रेगुलेट करेगा, राइट। तो ये कुछ सजेशंस हैं जो मैंने आपको बताए हैं, तो आप इनको ट्राई कर सकते हैं। जो आर्टिकल ये मैंने लिखा है इसकी एक समरी लिखने की ट्राई कर सकते हैं, बाकी आंसर राइटिंग में आई डेफिनेटली इंक्लूड सच करंट टॉपिक्स ऑल्सो। सो बिफोर आई एंड, यहाँ पे कोफी अनन का इन्होंने कहा था, बिगेस्ट चैलेंज इज दिस न्यू सेंचुरी इज टू टेक एन आइडिया दैट सीम्स एब्स्ट्रैक्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड टर्न इट इनटू रियलिटी फॉर ऑल द वर्ल्ड्स पीपल। बहुत सारे लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात तो करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल या लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते, गवर्नमेंट्स लीडरशिप्स नहीं करती, बट वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब हमको उसके इम्पैक्ट डायरेक्टली दिखना शुरू हो गए हैं। थैंक यू सो मच।